हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिंद स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल के संगठन के बारे में। हमारा जो पर्यावरण का सिलेबस है संविदा वर्ग 3 के लिए, उसमें वायुमंडल दिया हुआ है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आइए देखते हैं वायुमंडल का जो संगठन है, वायुमंडल किसे कहते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें ठोस तरल पदार्थ के कण असमान मात्रा में तैरते रहते हैं। वायुमंडल में 99% भाग वायुमंडल में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैसों का विस्तार है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वायुमंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें ठोस तरल पदार्थों के कण असमान मात्रा में फैलाए रहते हैं। 99% भाग पर वायुमंडल के नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसों का विस्तार है। 99% भाग पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। और यह प्रश्न यूपी टेट 2014 में पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यदि आपसे पूछता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और यह प्रश्न सी टेट 2019 और आर टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखना है आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उनको आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त जलवाष्प और धूल कण एवं अन्य तत्व उपस्थित रहते हैं। संसार की सभी मौसमी दशाएं के लिए जलवाष्प, धूल कण तथा ओजोन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मौसमी दशाएं होती हैं, उनके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन से कारक होते हैं। तो जलवाष्प, धूल कण और ओजोन अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। सूर्य के विकिरण से वायुमंडल गर्म हो जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि वायुमंडल क्यों किससे गर्म होता है। तो सूर्य के विकिरण से वायुमंडल गर्म होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूपी टेट 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन आदि को ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो आपको ग्रीन हाउस गैसों को याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, N2S और मीथेन, ये कौन सी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। और यह प्रश्न 2016 और 2014 में पूछा गया है, तो याद रखना है आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ये, इसलिए इसको आपको याद रखना है। इसके बाद नाइट्रोजन 78%, यह वायुमंडल गैस का सर्वप्रमुख भाग होता है, जो सर्वाधिक उदासीन होता है। शेम्यूमिनस पौधे वायुमंडल में नाइट्रोजनी पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। शेम्यूमिनस पौधे जो होते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजनी पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करते हैं। पौधों के विकास से नाइट्रोजन गैस अनिवार्य रूप से आवश्यक होती है। और यह सीधा प्रश्न पूछा गया है कि पौधों के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस है। और यह 2017 यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुमंडल में वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का अभाव होता है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेज़ी से जलने से बचाती है। नाइट्रोजन गैस आपने देखा होगा, मिट्टी के तेल का जो केरोसिन का टैंक होता है उसमें भरकर रखी जाती है। इसी कारण इस गैस में कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता है, इसलिए यह गैस रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस मानी जाती है। याद रखना है नाइट्रोजन के बारे में भी फैक्ट आपको। आइए इसके बाद चर्चा कर लेते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कितने % पाई जाती है, आपको याद रखना है, सीधा प्रश्न पूछा जाता है 21%। यह मनुष्य एवं जंतुओं के लिए प्राणदायिनी गैस है, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और नाइट्रोजन को छोड़ते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा इसे वायुमंडल में छोड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायक होती है। यह क्या होती है, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए सहायक होती है ऑक्सीजन गैस। इसके बाद चर्चा करेंगे ऑर्गन की। आपसे पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ऑर्गन कितने % पाया जाता है। तो आपको याद रखना है 0.93% पाया जाता है। ये सीधे फैक्ट पूछा गया है, तो इसको याद रखना है। आर्गन एक अक्रिय गैस है।
इसके अलावा वायुमंडल में हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जिनान जैसी अक्रिय गैसें अल्प मात्रा में मौजूद हैं। तो जो अक्रिय गैसें होती हैं, हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जिनान और आर्गन, ये सब कैसी गैसें हैं? ये सब अक्रिय गैसें हैं, ये आपको याद रखना है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का भी परसेंट पूछा गया है। 0.03% आपको दे दिया जाता है। 0.3%, 0.003%, 0.03 इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव दे दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि 0.03% पाई जाती है और यह प्रश्न यूपी टेट और आर टेट में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको याद रखना है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। यह आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो यह आपको याद रखना है। यह एक भारी गैस है जो वायुमंडल की निचली परतों में पाई जाती है। यह पौधों में प्रकाश संसर्ग की क्रिया हेतु अनिवार्य है। तो याद रखना है, प्रकाश संसर्ग की क्रिया हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण गैस है। वनोन्मूलन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में संगठन के स्तर में वृद्धि होती है। यह हरियाणा टेट में प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के काम आती है। तो आपसे पूछा गया है कौन सी गैस आग बुझाने के लिए काम आती है, और यह गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उपयोगी होती है। तो आपको याद रखना है दोनों फैक्ट कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उपयोगी होती है तथा यह आग बुझाने के काम में भी आती है। और देख पा रहे हैं आप कि यूपी टेट 2016 और 2013 का यह प्रश्न है, पूछा गया है सीधा प्रश्न। इसके बाद देखेंगे सौर विकिरण के लिए यह पारगम्य है, किंतु पार्थिव विकिरण के लिए यह अपारगम्य है। तो याद रखना है आप, सौर विकिरण के लिए पारगम्य गैस मानी जाती है, लेकिन जो पार्थिव विकिरण होते हैं उनके लिए यह अपारगम्य गैस मानी जाती है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसकी मात्रा बढ़ने से तापमान में वृद्धि होती है। जब भी इसकी मात्रा बढ़ेगी वायुमंडल में के तापमान में वृद्धि होती है। जो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, इसी के द्वारा इसकी मात्रा में कमी लाने के लिए वैश्विक सहमति बनी थी कि कैसे इस कमी लाई जाए, इसी के लिए आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। आइए बात कर लेते हैं ओजोन गैस के बारे में। वायुमंडल में अल्प मात्रा में होते हुए भी ये एक महत्वपूर्ण गैस है। यह एक छन्नी की भांति कार्य करती है जो सूर्य से खतरनाक पराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रावायलेट होती हैं उन्हें अवशोषित कर लेती है। यह सीजी टेट में पूछा गया प्रश्न है और सी टेट 2015 में भी पूछा गया है। यदि पराबैंगनी किरण धरातल तक पहुंच जाए तो तापमान में वृद्धि एवं चर्म कैंसर का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसी से हमें यह ओजोन गैस बचाती है। यह गैस समताप मंडल की निचली परत में एक सघन परत के रूप में पाई जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है यह गैस समताप मंडल में पाई जाती है। यह फैक्ट आपको याद रखना है। ओजोन परत को क्षरित होने से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो आपसे पूछा गया प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ, यह किस गैस से संबंधित है, तो आपको याद रखना है ओजोन गैस से। UVA, UVB व UVC में से सर्वाधिक हानिकारक पराबैंगनी किरण UVA है। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है कि जो ओजोन परत में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इनका जो प्रकार है UVA, UVB और UVC, उनमें से सबसे खतरनाक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वह UVA होती है। और यूपी टेट 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है मित्रों, याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है आपका ये याद रखना है आपको। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जल वाष्प और धूल के कण भी उपस्थित रहते हैं। आकाश का रंग नीला धूल के कारण ही दिखाई देता है। यह प्रश्न आपको याद रखना है और यह प्रश्न पूछा गया है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। वायुमंडल में जल वाष्प में सबसे अधिक परिवर्तनशील है तथा असमान वितरण वाली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। पृथ्वी के तापमान को संतुलित बनाए रखने के लिए उत्तरदायी गैस एवं जल वाष्प ही है। तो यह आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए दोस्तों इसके बाद चर्चा कर लेते हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में देख लेते हैं। वायुमंडल का विस्तार लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है, परंतु वायुमंडल का 99% भाग सिर्फ 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटकर देखा जा सकता है। पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम देखें तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयन मंडल और सबसे लास्ट में अपन चर्चा करेंगे वायुमंडल की। और यह क्रम पूछा गया है यूपी टेट 2019 और हरियाणा टेट 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है कि आप क्रम में बताइए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। यह इसका क्रम है, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए चर्चा कर लेते हैं एक एक की। क्षोभ मंडल, समताप मंडल,
मध्यमंडल, आयनमंडल और बाह्यमंडल जिसे हम बहिर्मंडल भी कहते हैं, इन सब की चर्चा कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1000 किलोमीटर की ऊंचाई, फिर 400 और फिर 100 ये बना हुआ है। तो जो वायुमंडल है ये वायुमंडल में विभाजित है, यह 1000 किलोमीटर से अधिक मात्रा में पाया जाता है। वही यदि हम आयनमंडल की बात करें तो आयनमंडल की ऊंचाई होती है वह 400 किलोमीटर तक पाई जाती है और वायुयान उड़ने के लिए आदर्श दशा यहीं पे पाई जाती है और रेडियो तरंगों को परावर्तित इसी परत में किया जाता है। तो आपको याद रखना है आयनमंडल। समताप मंडल जो 50 से 80 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। और मध्यमंडल, समताप मंडल को देखो जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, यहाँ पे ओजोन गैस, उल्काएं, विमान उड़ने के लिए आदर्श दशा पाई जाती है। आपको याद रखना है यहाँ पे रेडियो तरंगे, यहाँ पे वायुयान नहीं होगा, यहाँ पे रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। लेकिन ये प्रश्न आपसे पूछा गया है बार बार कि वायुयान उड़ने के लिए आदर्श दशा किस मंडल में पाई जाती है, तो उस मंडल का नाम है समताप मंडल। यहाँ पे समताप मंडल में वायुयान उड़ने के लिए आदर्श दशा पाई जाती है, यह आपको याद रखना है दोस्तों। क्षोभ मंडल जो होता है ट्रोपोपोस, इसमें आपका एक तरह से धरातल बोल सकते हैं, जिसमें नदियाँ, पहाड़ आदि पाए जाते हैं, उसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं और यह 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, ये आप देख सकते हैं। आइए इनकी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम क्षोभ मंडल के बारे में। 1920 में रूसी वैज्ञानिक मोलेसनोव ने क्षोभ मंडल की खोज की थी। तो आपसे यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्षोभ मंडल की खोज किसने की थी, तो रूसी वैज्ञानिक मोलेसनोव है जो इन्होंने क्षोभ मंडल की खोज की थी। वायुमंडल में सबसे निचला स्तर होता है, सबसे निचली परत मानी जाती है वायुमंडल की कौन सी, क्षोभ मंडल। ये आपको याद रखना है, क्षोभ मंडल वायुमंडल सबसे निचली परत मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। और यह प्रश्न रीट, यूपी टेट, फिर रीट, यूपी टेट में बार मतलब रिवाइज प्रश्न है, ये बार इसे रिपीट किया गया है, याद रखना है। यह भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर एवं ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो आपसे पूछ सकता है भूमध्य रेखा में 18 किलोमीटर और ध्रुवों को 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली हुई है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस मंडल में प्रति 165 किलोमीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है, अतः इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसे परिवर्तन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जैसे हम 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ से हमारा 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है, इसलिए इसे हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इस मंडल को संवहन मंडल, विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। तो क्षोभ मंडल के 4 नाम हैं, परिवर्तन मंडल, विक्षोभ मंडल, संवहन मंडल और क्षोभ मंडल। तो आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि परीक्षा में घुमा फिरा के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल तक सीमित है, इसलिए इसे अधोमंडल तथा सजीवों को जन्म देने वाला मंडल, अधोमंडल तथा सजीवों को जन्म देने वाला मंडल भी कहते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। जो हमारा क्षोभ मंडल होता है उसे हम परिवर्तन मंडल, अधोमंडल, संवहन मंडल, विक्षोभ मंडल, सजीवों को जन्म देने वाला मंडल आदि नामों से जानते हैं। वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियाँ जैसे जलवायु परिवर्तन, बादल बनना, आंधी तूफान एवं बिजली की चमक, यह सभी क्षोभ मंडल में घटनाएं होती हैं। तो आपको याद रखना, बिल्कुल रट्टा मार लेना है, तूफान, आंधी, बादल बनना, जलवायु परिवर्तन, बिजली का चमकना, यह सभी क्षोभ मंडल में ये दशाएं पाई जाती हैं। इसको याद रखना है, आपको काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसी क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। गर्मी में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है, यह भी आपको याद रखना है कि गर्मियों के दिनों में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की क्षोभ सीमा परिवर्तन मंडल और समताप मंडल के मध्य लगभग 2 किलोमीटर की मोटी परत क्षोभ सीमा, जिसे हम ट्रोपोपाज कहलाती है। भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित क्षोभ सीमा की ऊंचाई धरातल से लगभग 17 किलोमीटर ऊंचा तक पाई जाती है। यदि हम देखें कि क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी किलोमीटर तक पाई जाती है, तो आपको याद रखना है 17 किलोमीटर तक पाई जाती है। दोस्तों, यह हमारा वर्गीकरण रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे समताप मंडल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ये मिस नहीं करना है बिल्कुल। इस मंडल की जो खोज है टीजरेंस डीबोट, किसने की थी? टीजरेंस डीबोट ने 1920 में की थी। कब की थी? टीजरेंस डीबोट ने 1920 में की थी। इस मंडल के प्रारंभ में तापमान स्थिर, यहाँ तापमान संबंधी वितरण में असमानता रहती है, अतः इसे समताप मंडल कहते हैं। समताप सीमा पर औसत ऊंचाई
औसत ऊंचाई पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह रीट में पूछा गया प्रश्न है। परंतु 20 किलोमीटर ऊंचाई के बाद यहाँ पे तापमान में अचानक वृद्धि हो जाती है। यह दोस्तों आपको याद रखना है। ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के कारण ही होती है। यह मौसमी गतिविधियों से मुक्त होता है, अतः यहाँ वायुयान इसी मंडल में उड़ान भरते हैं। तो आपने देखा समताप मंडल वायुयान उड़ान भरते हैं और यह CTET में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे जो वायुमंडलीय दशाएँ होती हैं, वायुमंडलीय गतिविधियाँ होती हैं, वो यहाँ पे बहुत कम पाई जाती हैं। इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें हम भूलाभ मेघ कहते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि भूलाभ मेघ का निर्माण किस मंडल में होता है। तो आपको याद रखना है समताप मंडल में होता है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। इसके बाद आइए बात करते हैं ओजोन मंडल की। काफ़ी महत्वपूर्ण है ओजोन मंडल। 32 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह फैला हुआ है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। आपसे यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, देख रहे हैं आप, यूपी टेट 13, 16, 13, 17, हरियाणा टेट 19 और रीट 2011 में प्रश्न पूछा गया है कि किस मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। तो ओजोन मंडल को कहते हैं, क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और रक्षा करती है, इसलिए इसे हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। आपकी जो फ्रिज और AC में जो होती है, वहाँ पे CFC गैस का प्रयोग किया जाता है। यह आपको याद रखना है, यह प्रश्न भी पूछा गया है। ओजोन परत के क्षरण में CFC गैस की उपस्थिति सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह प्रश्न बहुत लड्डू प्रश्न है। यूपी टेट 2013 में और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या होती है, यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए हम डाप्सन का प्रयोग करते हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। आपको याद रखना है कि ओजोन परत में प्रति किलोमीटर हम जैसे ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। कुछ विद्वान इस उष्ण परत को मध्य मंडल तथा कुछ इसे रसायन मंडल भी कहते हैं। वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में के द्वारा अवरक्त किरणों के अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है, और यह प्रश्न पूछा गया है। कार्बन फुटप्रिंट किसी उत्पाद द्वारा उत्सर्जित हरित गैसों की माप है। जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। ओजोन परत के अधिकतम हास दक्षिणी ध्रुव पर होता है। यह प्रश्न आपको याद रखना है कि ओजोन परत का सर्वाधिक हास किस ध्रुव में होता है। तो यह दक्षिणी ध्रुव में होता है, ये आपको याद रखना है। जो साउदर्न पोल होता है वहाँ पे होता है, और ये यूपी टेट 2018 में प्रश्न पूछा गया है। आइए अगली परत की चर्चा करते हैं। हमारी अगली परत है वह है दोस्तों मध्यमंडल। यह 50 से 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। मध्यमंडल की ऊंचाई में तापमान में कमी आती है, इसीलिए यहाँ पर तापमान गिरकर मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, इसलिए यहाँ तापमान गिरकर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। उल्का पिंड इसी मंडल में जलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उल्का पिंड किस मंडल में जलते हैं। तो उल्का पिंड मध्य मंडल में जलते हैं, आपको याद रखना है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। वेरी मोस्ट फैक्ट है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है, ये आपको याद रखना है, जिसका विस्तार 50-80 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसके बाद देखिए आयन मंडल की बात करते हैं। आयन मंडल इस मंडल में विद्युत अवशोषित कणों की अधिकता होती है एवं ऊंचाई के साथ तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने लगता है। इस मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। यह CTET में पूछा गया प्रश्न है कि किस मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। तो आयन मंडल से। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस मंडल में जो रेडियो तरंगें होती हैं वह स्थित होती हैं या संचार उपग्रह स्थित होते हैं। तो वह आयन मंडल में। आयन मंडल अपनी विशिष्टता के कारण इसमें कई परतों में विभक्त होता है। आयन मंडल की कई परतें होती हैं और देखेंगे डी लेयर। यह आयन मंडल की सबसे निचली परत होती है।
जो डी लेयर होती है आयनमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई 80 से 96 किलोमीटर तक पाई जाती है और इस परत में रेडियो की लंबी एवं विभिन्न आवृत्ति की तरंगों का परावर्तन होता है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे ई लेयर की। डी लेयर के ऊपर 96 से 114 किलोमीटर की ऊंचाई तक ई परत का विस्तार होता है। इस परत से रेडियो की मध्य तरंगें परावर्तित होती हैं। इसी परत में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन होते हैं। तो आपसे पूछ सकता है किस लेयर में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश देखने को मिलता है, तो आप ई लेयर में। और किस मंडल में पूछ सकता है, तो यह आयन मंडल का प्रकार है, इसलिए आप आयन मंडल इसका आंसर लगा सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे एफ लेयर की। ई परत के ऊपर 144 से 360 किलोमीटर की ऊंचाई तक एफ परत का विस्तार होता है। इस परत में रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती हैं। इस परत के ऊपरी स्तर में एफ्लिटन परत भी कहते हैं। इस परत का जो ऊपरी स्तर होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? एफ्लिटन परत के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है एफ लेयर में। इसके बाद दोस्तों चर्चा करेंगे क्या होती हैं जी लेयर। जी लेयर के बारे में चर्चा करेंगे। आयन मंडल की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम जी लेयर के नाम से जानते हैं, जिसमें सभी प्रकार की रेडियो तरंगें परावर्तित हो सकती हैं। इस परत में की उत्पत्ति नाइट्रोजन के परमाणुओं पर परावैगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया के कारण हुई है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बहिर्मंडल, जो हमारा अंतिम मंडल है, जिसे हम चुंबकीय मंडल के नाम से भी जानते हैं। इस बहिर्मंडल को हम चुंबकीय मंडल के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बहिर्मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग होता है, तो याद रखना है बहिर्मंडल जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग होता है। आयन मंडल के बाद वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है और अंततः 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद क्रमशः अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। इस मंडल में हाइड्रोजन हीलियम गैसों की प्रधानता होती है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन हीलियम की गैसों की प्रधानता जो होती है वह बहिर्मंडल या चुंबकीय मंडल में होती है। बहिर्मंडल में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस मंडल में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? तो बहिर्मंडल में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। वायुमंडल का रासायनिक संगठन, आइए इसके बाद देख लेते हैं वायुमंडल का रासायनिक संगठन। तो रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को 2 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो देख लेते हैं 2 मंडल कौन से हैं। एक होता है सममंडल होमोस्फीयर, सममंडल होमोस्फीयर। इस मंडल में तापमान का आधार 3 उपमंडल पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल। इसके बाद एक होता है विषम मंडल हेट्रोस्फीयर। विषम मंडल को हम हेट्रोस्फीयर बोलते हैं। इस मंडल को थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। इसमें गैसों की विभिन्न 4 परतें पाई जाती हैं, जिसमें आणविक नाइट्रोजन परत, आणविक ऑक्सीजन परत, हीलियम तथा आणविक हाइड्रोजन परत पाई जाती है। तो हमने देखा रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को हम 2 मंडलों में विभाजित करते हैं। पहला मंडल है हमारा समताप मंडल और दूसरा मंडल है विषम मंडल, ये आपको याद रखना है। सशक्त समुद्री हवाएं जो 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य के लिए रोरिंग फोर्टीज शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? रोरिंग फोर्टीज, याद रखना है आपको। जो सशक्त समुद्री हवाएं होती हैं 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश में जो चलती हैं, उन्हें हम रोरिंग फोर्टीज के नाम से जानते हैं। रोरिंग फोर्टीज, उनके लिए जो शब्द प्रयुक्त किया गया है वो शब्द है रोरिंग फोर्टीज, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा वायुमंडल का वर्गीकरण, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। वायुमंडल का वर्गीकरण, प्रमुख परतें, प्रमुख लेयर के बारे में चर्चा की। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके पर्यावरण के सिलेबस में दिया गया है और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि आप इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें